हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आज हम बात करने वाले हैं S530 के बारे में, ऑडिट सैम्पलिंग। और जो हम बुक रेफर कर रहे हैं वो है सीए पंकज गर्ग सर की। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट सैम्पलिंग मतलब क्या है इसका? जब ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स को सैंपल्स पे लगाकर अपने कंक्लूजन को फ्रेम करता है एंटायर पॉपुलेशन के बारे में, उसको कहते हैं हम ऑडिट सैम्पलिंग। और इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड कहते हैं कि जिस बेसिस पर ऑडिटर सिलेक्शन करने वाला है उन सैंपल आइटम्स का, वो बेसिस रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल इन द सेंस ईच आइटम इन द सैंपल हैव ए इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे। क्या कह रहा है हमारा स्टैंडर्ड? इट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। The application of audit procedures to less than 100% of the item within a population of the audit relevance such that all sampling units have a chance of selection in order to provide the auditor with a reasonable basis on which to draw the conclusion about the entire population. ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ द ऑडिट सैम्पलिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट पे यही है कि जब ऑडिटर अपने सैंपल्स को चूज करेगा तो जिन बेसिस पर ऑडिटर अपने सैंपल्स को चूज करेगा वो बेसिस हमारे रीजनेबल होने चाहिए। द ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑडिटर व्हेन यूजिंग द ऑडिट सैम्पलिंग इज टू प्रोवाइड ए रीजनेबल बेसिस। बेसिस रीजनेबल होनी चाहिए जिस बेसिस पर ऑडिटर अपने सैंपल्स को चूज करेगा, टू प्रोवाइड ए रीजनेबल बेसिस फॉर द ऑडिटर टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल इज सिलेक्टेड। ठीक है, इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड क्या कहता है कि ऑडिटर किन्हीं दो अप्रोचेस का यूज कर सकता है जब वो ऑडिट सैम्पलिंग लगाएगा। एक होती है हमारी स्टैटिस्टिकल और दूसरी होती है हमारी नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। जब ऑडिटर रैंडम सिलेक्शन करता है सैंपल्स का और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करता है, जब अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करता है या फिर सैम्पलिंग रिस्क को मेजर करता है, तो हम उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। An approach to the sampling that has the following characteristics, जिसमें दो characteristics अवेलेबल होते हैं। पहला, random selection of the sample item और दूसरा, use of the probability theory to evaluate the sample results including the measurement of the sampling risk। sampling risk यानी कि रिस्क की ऑडिटर का कंक्लूजन गलत हो सकता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे सैम्पलिंग रिस्क के बारे में। This method is more scientific as it involves use of the law of probability। law of probability that all the events के occurrence का चांस मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1। Use of the law of probability. This method has a randomly wide application where a population consists of a large number of the similar items। कहाँ पे? जहाँ पर there is a large population of similar items, मतलब कि उनकी characteristics same है। That is a statistical approach। और दूसरा non statistical approach, वो अप्रोच जिसमें ना रैंडम सिलेक्शन है ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल है, उसको हम नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच का नाम दे देते हैं। ये टोटली ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी नॉलेज के ऊपर। और काफी सिंपल अप्रोच है ये हमारी, क्योंकि प्योरली ऑडिटर की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। वो किसी भी सैंपल को चूज कर सकता है। दैट इज सिंपल, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है सैंपल को चूज करने का, इसलिए काफी सिंपल अप्रोच है। और सैम्पलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ना रैंडम सिलेक्शन है एंड यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करता है जब ऑडिटर, उसको कहते हैं हम नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। इन दिस मेथड द सैंपल साइज एंड इट्स कॉम्पोजिशन, these are determined on the basis of the personal experience of the auditor and the knowledge of the auditor। ऑडिटर की नॉलेज और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। And then this method, because of its simplicity in the operation, was in the common application for many years। ये बात यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच के बारे में। अब बात करेंगे हम मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क ऑडिटर का काम है ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और ये ओपिनियन बेस्ड होता है ऑडिटर की कंक्लूजन के ऊपर। और सैम्पलिंग के केस में ऑडिटर का जो कंक्लूजन है वो डिपेंड करता है सैंपल्स के रिजल्ट के ऊपर, क्योंकि ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स को सैंपल्स के ऊपर लगा रहा है। तो हमारा स्टैंडर्ड कह रहा है सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? जब ऑडिटर इन सैंपल्स के ऊपर जो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के जो रिजल्ट आ रहा है, जिसके बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन फ्रेम कर रहा है, यही कंक्लूजन कुछ और होता अगर वो सैंपल्स के ऊपर ना लगा के वही प्रोसीजर एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर लगाता। The risk that the auditor conclusion based on a sample may be different from the conclusion if the entire population was subjected to the same audit procedures। अगर वही audit procedures entire population के ऊपर लगाए जाते हैं और जो conclusion वो frame करता वो conclusion different होता from the conclusion जो उसने samples के ऊपर procedures लगा के उसका conclusion frame हुआ है।
अब दो प्रकार के हो सकते हैं हमारे कंक्लूजन्स। क्या क्या, जैसे ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए और उसको लगा कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव हैं। सो हमारा मान लो 100 ट्रांजेक्शन थी जिसमें से हमने अपना 30 का सैंपल साइज चूज कर लिया। उन 30 के ऊपर जब ऑडिटर ने अपने कंट्रोल्स के ऊपर प्रोसीजर्स चेक किए, प्रोसीजर्स लगाए, तो उसको लगा कि जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव हैं, बट इन एक्चुअलिटी दे आर नॉट। यही अगर वो 100 के 100 प्रोसीजर्स को जब वो चेक करता तो वो इफेक्टिव ना निकलते। एंड सेकंड थिंग, इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ डिटेल्स, यानी कि अकाउंटिंग डिटेल्स, जब वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर से लगाता है अकाउंटिंग डिटेल्स के ऊपर, he framed a conclusion that there is no material misstatement, that the material misstatement does not exist when in actuality, when in fact it does। जो उसने सैंपल्स चूज किए 30 सैंपल्स के ऊपर, जब उसने टेस्ट ऑफ डिटेल्स किए, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगाए, वाउचिंग की, उसने 30 के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए या फिर एनी अदर वर्जन, एनी अदर सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स अप्लाई किए, उसने एक ओपिनियन फ्रेम किया कि हमारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। बट यही अगर वो 100 को 100 चेक करेगा तो उसका कंक्लूजन डिफरेंट होगा। इसकी वजह से क्या इफेक्ट रहता है ऑडिट के ऊपर? एक तो हमारी ऑडिट इफेक्टिवनेस इफेक्ट होती है, क्योंकि ऑडिटर का ओपिनियन गलत हो सकता है। इट अफेक्ट द ऑडिटर इफेक्टिवनेस, जिसकी वजह से ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। उसने कहा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं एग्जिस्ट करती, उसके बेसिस पर ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दे दी। यही अगर मान लो 100% जब अपने ट्रांजैक्शन को वो चेक करता तो उसका ओपिनियन क्या हो सकता, मॉडिफाई हो सकता था। यही हमारा रिस्क है। और सेकंड क्या होता है, इन केस अगर मान लो जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को चेक करता है, ऑडिटर कहता है कि ये जो उसने सैंपल साइज के ऊपर जब उसने अपने कंट्रोल्स लगाए 100 में से जो उसने 30 का सैंपल साइज चूज किया, उसके ऊपर जब उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए तो वो लेस इफेक्टिव निकले। तो उस वजह से उसने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि हमारे कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, जबकि इन रियलिटी दे वर इफेक्टिव। सिमिलरली इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ डिटेल्स, उसने कहा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। 30 का सैंपल साइज था, उसमें से मान लो 15 गलतियां निकल गई, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। जबकि एक्चुअलिटी जो बाकी के 70 हैं, अगर उनके ऊपर वो लगाता उनमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं थी। तो इसकी वजह से ऑडिट पे क्या इफेक्ट हुआ? ऑडिट की एफिशिएंसी इफेक्ट हुई। जहां पे उसको कम काम करना था, अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो वो अदर बाकियों के ऊपर भी प्रोसीजर अप्लाई करेगा, अपना सैंपल साइज बढ़ाएगा। पहले उसने 30 चेक किए, अब वो बाकी के 70 भी चेक करने की कोशिश करेगा कि हाँ उसमें गलतियां तो नहीं है, जिस वजह से ऑडिट की एफिशिएंसी इफेक्ट हुई और उसकी वजह से उसको एडिशनल काम भी करना पड़ा। उसको बाकी 70 जो हैं उनको भी चेक करना पड़ गया। ये है हमारा सैम्पलिंग रिस्क। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन। नो सैम्पलिंग रिस्क बेसिकली वो रिस्क जो नॉट रिलेटेड टू द सैंपल्स है और सैम्पलिंग से डिफरेंट रिस्क, दैट इज अ नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अब बात करेंगे हम स्ट्रेटिफिकेशन की। स्ट्रेटिफिकेशन, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, इन तीनों के बारे में बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल, लेट्स सपोज total expense during the year is 100 lakh and this 100 lakh represents 1130 transactions। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? 1130। नाउ ऑडिटर क्या करता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है, ऑडिटर इन 1130 ट्रांजेक्शन्स को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देता है। इस तरह से डिवाइड करता है कि जो ट्रांजेक्शन है एक सब पॉपुलेशन के अंदर सिमिलर ट्रांजेक्शन हो। जैसे कि 1 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को अलग कर देता है, 25,000 से 1 लाख वाली ट्रांजेक्शन को अलग कर देता है, और 25,000 से कम वाली ट्रांजेक्शन है उनको अलग कर देता है। जो 1 लाख से ऊपर वाली है वो हमारी मान लो सपोज करो 30 ट्रांजेक्शन थी जो 35 लाख को रिप्रेजेंट करती हैं। जो 25,000 से 1 लाख के बीच की ट्रांजेक्शन थी, टोटल ट्रांजेक्शन इसके अंदर 100 थी जो 30 लाख को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो 25,000 से कम वाली ट्रांजेक्शन थी वो 1000 ट्रांजेक्शन है जो कि 35 लाख को रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो सब पॉपुलेशन में ऑडिटर ने डिवाइड किया है इसको कहते हैं हम स्ट्रेटा। और ये हर स्ट्रेटा अपने ही अंदर, जैसे लाइक 1000 ट्रांजेक्शन है, इनको अपनी ही एक अलग पॉपुलेशन की तरह कंसीडर करता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। नाउ ऑडिटर सैंपल साइज को चूज इन अकॉर्डेंस विद द मटेरियलिटी। लाइक 1 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में ऑडिटर सारी ट्रांजेक्शन चेक करेगा,
जो 25,000 से 1 लाख वाली ट्रांजेक्शन है, 100 ट्रांजेक्शन, उसमें से ऑडिटर 50 ट्रांजेक्शन को चेक करता है, और दीज 1000 ट्रांजेक्शन में से ऑडिटर जो 25,000 से कम वाली है, ऑडिटर 200 ट्रांजेक्शन को चेक करेगा। ये तो बात होगी हमारी स्ट्रेटिफिकेशन की। अब बात करते हैं हम टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन की। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, लेट्स सपोज ऑडिटर ने इस स्ट्रेटम को चूज किया जो 35 लाख का खर्चा था जिसमें हमारा, और 1000 ट्रांजेक्शन थी। ऑडिटर ने एक आइडिया लगाया कि ऑडिटर कहता है कि वो ना 3.5 लाख तक की गलतियां अगर उसको मिलती हैं इस रिटर्न के अंदर तो वो इग्नोर कर देगा। तो क्योंकि वो जो अपने प्रोसीजर्स है वो सैंपल्स के ऊपर लगाने वाला है, तो ये जो 200 ट्रांजेक्शन वो चेक करने वाला है, इसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर ने प्रोपोर्शनेटली अपने रिस्क को, जो मैक्सिमम रिस्क वो अज्यूम जो इग्नोर कर सकता है, वो एक सेट कर दिया 70,000, यानी कि 3.5 लाख तक वो कह रहे टोटल पॉपुलेशन में जो कि 1000 ट्रांजेक्शन है वो टोटल रिस्क को इग्नोर कर सकता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनेटली ऑडिटर ने जो हमारा सैंपल साइज है 200 ट्रांजेक्शन का, उसमें एक अमाउंट सेट कर दी दैट 70,000, अगर इससे ज्यादा अगर उसको गलतियां मिलेंगी तो वो अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड कर देगा ऑन दी अदर 800 ट्रांजेक्शन, यानी कि ऑडिटर अपने सैंपल साइज को बढ़ा देगा। सो while applying the test of detail on the transaction below 25,000, that is 1000 transaction, the auditor assumed the total risk it can ignore is 3.5 lakh. ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने एक रिस्क अज्यूम कर लिया कि अगर उसको 3.5 लाख तक की अगर मान लो गलतियां मिलेंगी तो वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो जो अपने प्रोसीजर्स हैं वो 200 ट्रांजेक्शन के ऊपर लगाने वाला है, सैंपल के ऊपर लगाने वाला है। तो उसी के रिस्पेक्ट में ऑडिटर ने एक अमाउंट सेट कर दी 70,000 की। अगर मान लो उसको 70,000 से ज्यादा अगर गलतियां मिलती हैं उन 200 ट्रांजेक्शन में, तो ऑडिटर अपने सैंपल साइज को बढ़ाएगा और रिमेनिंग जो 800 ट्रांजेक्शन है या फिर अगर इससे कम वो जो अपना सैंपल साइज है वो एक्सटेंड करता है तो उनके ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाएगा। ये जो 70,000 की अमाउंट सेट की है इसको कहते हैं हम टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। लाइक हमने जब ऐसे 500 की बात की थी एनालिटिकल प्रोसीजर्स की, उसमें भी ऑडिटर ने एक टॉलरेबल रेंज सेट की थी कि अगर डेविएशन उस रेंज से ज्यादा होंगी तो उस केस में ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा। सिमिलरली अगर हम ऑडिट सैंपलिंग में बात करें तो ऑडिटर ने एक अमाउंट सेट कर दी 70,000 की। अगर मान लो गलतियां 70,000 से ज्यादा की मिलती हैं तो उस केस में ऑडिटर ने सैंपल साइज को बढ़ाएगा और अपने प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करेगा उन दो ट्रांजेक्शंस। एंड लाइक अगर मान लो ऑडिटर अगर एग्जांपल को ही कंटिन्यू करें, ऑडिटर ने अपने उन 200 ट्रांजेक्शंस के ऊपर अपने प्रोसीजर्स को लगाया और गलतियां मिली 50,000 की। अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो पॉपुलेशन के अंदर दीज टोटल एरर कैन बी 2.5 लाख, 2.5 लाख तक की गलतियां, 2.5 लाख तक मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हैं। यानी कि जो 800 ट्रांजेक्शंस की रिस्पेक्ट में जो 2 लाख तक की एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर प्रोपोर्शनेटली देखें तो इसको कहते हैं हम अनडिटेक्टेड एरर। 200 सैंपल्स में जो 50,000 तक की गलतियां मिली हैं इसको कहते हैं डिटेक्टेड एरर, और चांसेस कि जो 800 ट्रांजेक्शन है उसमें 2 लाख तक की गलतियां हो सकती हैं इसको कहते हैं हम अनडिटेक्टेड एरर। ये हो गया हमारा टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। अगर हम टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन की बात करें, लाइक इन केस ऑफ कंट्रोल्स, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट थी रॉ मटेरियल की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिक्विजिशन नोट भेजा स्टोर्स को। स्टोर्स ने चेक किया, क्योंकि उनके पास स्टोर्स में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था तो उसने रिक्विजिशन नोट भेजा परचेज डिपार्टमेंट को। नाउ परचेज डिपार्टमेंट ने कोटेशन मंगाई। जब वो कोटेशन आई, उन कोटेशन को इवेल्युएट किया, जिसने सबसे कम कोट किया था उससे फिर माल मंगाया गया। माल गेट से एंट्री हुई तो गेट जो वो फैक्ट्री के अंदर एंटर हुआ तो गेट पे उस माल को रिकॉर्ड भी किया गया कि हाँ फैक्ट्री के अंदर माल आया। देन परचेज डिपार्टमेंट ने उस माल को स्टोर्स में भेजा। स्टोर्स देन फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्विजिशन उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजा। तो अब इसमें काफी सारे कंट्रोल्स हैं, लाइक कोटेशन मंगाई गई या नहीं मंगाई गई, रिक्विजिशन नोट भेजा था नहीं भेजा गया, गेट पे एंट्री हुई नहीं हुई। लाइक इन कंट्रोल्स को ऑडिटर जब चेक करता है, इनके रिस्पेक्ट में ऑडिटर इन सभी कंट्रोल्स में से सभी कंट्रोल्स को ना चेक करते हुए कुछ एक सैंपल बेसिस पे कंट्रोल्स को चूज करता है और एक रेंज सेट कर देता है कि अगर इन कंट्रोल्स में इससे ज्यादा गलतियां मिलती हैं तो वो सभी कंट्रोल्स को चेक करेगा। उस रेट ऑफ डेविएशन को कहते हैं हम टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। इसको रीड करें अगर हम बुक में से, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, इट इज अ मॉनेटरी अमाउंट set by the auditor
in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement in the population. Auditor एश्योरेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा कि जो उसने मॉनेटरी अमाउंट सेट किया लाइक 70,000 जिसमें अभी हमने एग्जांपल की बात की थी, ऑडिटर इतना एश्योरेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा कि जो हमारी गलतियां हैं वो 70,000 को एक्सीड ना करे। जो टोटल हमारी गलतियां होने के चांसेस हैं वो 70,000 को एक्सीड ना करे। इन केस अगर होंगी तो उस केस में ऑडिटर अपने सैंपल साइज को बढ़ाएगा। When designing a sample, the auditor determines the tolerable misstatement. जब ऑडिटर इन द बिगिनिंग अपने एक सैंपल साइज को डिटरमिन करेगा, ऑडिटर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को इस तरीके से डिजाइन करेगा कि अगर छोटी छोटी गलतियों को भी अगर एग्रीगेट कर दिया जाए वो मटेरियली इफेक्ट ना करे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। The auditor determines the tolerable misstatement in order to address the risk that the aggregate individual immaterial misstatement, छोटी छोटी वो गलतियां जो ऑडिटर के लिए इंडिविजुअली तो इमेटीरियल है, लेकिन अगर उनको एग्रीगेट किया जाता है देन दे कैन मटेरियली बी मिसस्टेटेड, मटेरियली इंपैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड ए मार्जिन फॉर द पॉसिबल अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। लाइक इन आवर एग्जांपल 1000 ट्रांजैक्शंस में से 200 का ऑडिटर ने सैंपल साइज चूज किया, जो 800 ट्रांजैक्शंस के रिस्पेक्ट में चांसेस थी गलतियां होने की, ऑडिटर ने एक मार्जिन सेट किया। लाइक ऑडिटर ने 70,000 का एक सेट कर दिया मार्जिन, कंसीडर करते हुए कि इन केस अगर मान लो हमारी उसमें गलतियां, क्योंकि ऑडिटर का टोटल जो रिस्क एज्यूम था उस एग्जांपल में 3.5 लाख तक का था, उस मार्जिन को कंसीडर करते हुए ऑडिटर ने सैंपल साइज के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया लाइक 70,000। ठीक है। देन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इट इज द एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एज डिफाइंड इन एसए 320। ये सिमिलरली जैसे हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की जैसे 320 में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हैं ना, वैसे ही है ये हमारा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। जब हम ऐसे 320 पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, जब हम कंट्रोल्स के रिस्पेक्ट में एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि अगर इससे ज्यादा गलतियां मिलेंगी तो हम अपनी सभी कंट्रोल्स को चेक करेंगे। दैट रेट ऑफ डेविएशन इज नोन एज द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। इट इज द रेट ऑफ डेविएशन from the prescribed internal controls procedures set by the auditor in respect of which the auditor seeks to obtain an appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded by the actual rate of deviation in the population. May 14, May 17 में आया हुआ, May 17 में दोनों के बारे में पूछा गया था, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। May 14 में टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार जब आप रीड करेंगे ना आपको लैंग्वेज ही समझ आने लगेगी और याद भी होने लगेगा। प्रैक्टिस की जरूरत है आपको ना। देन अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी एसे, लाइक सैंपल डिजाइन, साइज एंड द सिलेक्शन ऑफ द आइटम। हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि जब ऑडिटर डिजाइन करेगा अपने सैंपल को तो इट शैल बी डिजाइन व्हाइल कंसीडरिंग द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जब अपने साइज को कंसीडर करेगा, डिटरमिन करेगा साइज को, तो साइज इतना होना चाहिए कि वो हमारे सैम्पलिंग रिस्क को कम कर दे। या फिर जब सिलेक्शन करेगा तो इस तरह से सिलेक्शन करेगा उन सैम्पलिंग यूनिट्स का कि हर आइटम का सिलेक्शन का इक्वल चांस है। When designing an audit sample, the auditor shall consider the purpose of the audit procedures and the characteristics of the population from which the sample will be drawn. He will determine the sample size ऐसा इतना होना चाहिए कि वो हमारे सैम्पलिंग रिस्क को कम कर सके to an acceptably low level, and the auditor shall select the item for the sample इस तरीके से कि each sampling unit in the population has a chance of selection. Design, size and selection. Then अगर हम बात करें while performing the audit procedures, ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स जो उसने प्रोसीजर्स डिजाइन किए हैं उन प्रोसीजर्स को हर सैम्पलिंग यूनिट के ऊपर लगाएगा। जितने भी उसने सैंपल चूज किए हैं हर सैंपल के ऊपर वो अपने प्रोसीजर्स को अप्लाई करेगा। इन केस अगर मान लो ऑडिटर अपने डिजाइन प्रोसीजर्स को किसी सैंपल के आइटम के ऊपर नहीं लगा हुआ था तो उस केस में उसके ऊपर अपने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा और उस आइटम को रिप्लेस कर देगा एक डिफरेंट सैम्पलिंग आइटम से और उस रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर अपने डिजाइन प्रोसीजर्स लगाएगा। अगर ऑडिटर जिस आइटम को रिप्लेस किया था उसके ऊपर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी नहीं लगा पाता, यानी कि ना वो डिजाइन प्रोसीजर्स लगा पाया ना वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा पाया, तो उस केस में ऑडिटर उस सैम्पलिंग आइटम को डेविएशन या फिर मिस स्टेटमेंट का नाम दे देगा और उस डेविएशन और मिस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके नेचर एंड कोज को आइडेंटिफाई करेगा और उस इवेल्युएट करेगा उसका इफेक्ट क्या है हमारी स्टेटमेंट्स के ऊपर। Auditor will perform the audit procedures on each item selected
जितने भी हमारे सैम्पलिंग आइटम्स हैं हर एक के ऊपर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, एंड इफ द ऑडिट प्रोसीजर्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सिलेक्टेड आइटम, तो उस केस में ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर्स ऑन रिप्लेसमेंट आइटम, उस सैंपल आइटम को रिप्लेस कर देगा एक दूसरे सैंपल आइटम से और उसके ऊपर अपने प्रोसीजर्स को लगाएगा, और जिस आइटम को रिप्लेस किया है ऑडिटर उसके ऊपर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगाएगा। और अगर ऑडिटर इज अनेबल टू अप्लाई द डिजाइन्ड ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर सुटेबल ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, ना वो डिजाइन्ड ऑडिट प्रोसीजर्स लगा पाया या फिर ना वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स लगा पाता है, तो उस केस में उस सिलेक्टेड आइटम को ऑडिटर डेविएशन या फिर मिस स्टेटमेंट का नाम दे देता है, और उस डेविएशन और मिस स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट में ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करता है नेचर एंड कॉज ऑफ द डेविएशन एंड इवैल्यूएट इट्स पॉसिबल इफेक्ट्स। So these are the audit procedures he will perform. And then now evaluating the effect of the audit sampling, evaluating the results of the audit sampling. ऑडिटर ने जब अपने प्रोसीजर्स लगाए सैंपल्स के ऊपर, तो उसके रिजल्ट्स जब आते हैं उनको ऑडिटर जब इवेल्युएट करेगा, तो he will check whether the bases are reasonable, जिन बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन को फ्रेम करने वाला है एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर, क्या वो बेसिस रीजनेबल थे, पहली बात। दूसरी बात, जब अब उसने इवेल्युएट किया अपने सैंपल्स को, उसके जो रिजल्ट्स आए, जब उसने अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट किया तो उसको मिस स्टेटमेंट भी मिली होंगी इन केस ऑफ द डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और उसको डेविएशन भी मिली होंगी इन केस ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो इन मिस स्टेटमेंट और इन डेविएशंस के रिस्पेक्ट में ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा, उनके नेचर एंड कॉजेस को आइडेंटिफाई करेगा और उनके इफेक्ट को इवेल्युएट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। उन मिस स्टेटमेंट और उन डेविएशंस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेगा। लाइक अगर हम बात करें कि कोई फ्रॉड है, अगर मान लो फ्रॉड किसी एक क्लर्क ने किया, कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश है, अगर वो किसी एक क्लरिकल पर्सन ने किया, तो इट इज नॉट दैट मटेरियल टू बी रिपोर्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट इन केस अगर मान लो वही एक डायरेक्टर ने कुछ फ्रॉड किया है, तो इट बिकम्स मटेरियल, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेगा। और अगर इन केस अगर वो मिस स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, लाइक इन केस अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पीरियड से रिलेटेड है, या फिर वो एक सिमिलर ट्रांजेक्शन के अंदर अगर हमें मिस स्टेटमेंट मिल रही है, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, उन सभी ट्रांजेक्शंस को, जो भी सिमिलर ट्रांजेक्शंस हैं उन सभी को आइडेंटिफाई करेगा और अपने ऑडिट प्रोसीजर्स उन सभी ट्रांजेक्शंस के ऊपर लगाएगा, क्योंकि चांसेस हैं उसके अंदर फ्रॉड होने के। क्या पता वो जो मिस्टेक्स है वो इंटेंशनल की गई हो, अगर इंटेंशनल है तो यानी कि फ्रॉड होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो व्हाइल इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल एंड डिटरमिन वेदर द यूज ऑफ द ऑडिट सैंपल हैज प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन दैट हैज बीन टेस्टेड। अगर कोई एरर या मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर, he will investigate its nature and causes and evaluate its effect on the purpose of the audit procedure and other areas of audit। यानी कि क्या उसको अपने प्रोसीजर्स एक्सटेंड करने पड़ेंगे। अगर मान लो जो 100 ट्रांजेक्शन में से अगर 30 का जो उसने सैंपल साइज चूज किया ऑडिटर ने, 30 में से 15 की गलतियां निकलती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो हमारे सैंपल में से 50% हमारी गलतियां, तो ऑडिटर को अपने सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ही विल इवैल्यूएट इट्स इफेक्ट ऑन द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड अदर एरियाज ऑफ द ऑडिट, एंड एनालाइज करते वक्त जो डेविएशन और मिसस्टेटमेंट मिली है उसको ही विल कंसीडर इट्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, उसकी मटेरियलिटी को कंसीडर करेगा ऑडिटर। ठीक है, लाइक मैंने जैसे बताया आपको, अगर मान लो किसी क्लर्क ने किया है, कोई भी अगर मान लो कोई फ्रॉड करने की कोशिश किया है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश किया है जैसे कि, तो इट इज नॉट दैट मटेरियल टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर किसी डायरेक्टर ने अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश किया, तो it becomes material and required to be reported in the financial statements. Then, while evaluating the misstatement, auditor may observe that many have a common features. अगर कोई similar mistake बार बार मिल रही है transactions के अंदर, like type of transaction, similar type of transactions में mistake है, या location या फिर product line या फिर period of time, तो इस केस में auditor आइडेंटिफाई करेगा all items in the population that possesses the common feature, जिसमें एक common feature है, and he will extend the audit procedures to those items selected, to all those items. And in addition, इसी के साथ में auditor such deviation or misstatement may be intentional, ऐसा हो सकता है कि ये intentionally की गई हो, and they may indicate the possibility of fraud. fraud के chances और fraud के indications को represent करती हो।
देन हम बात करते हैं सैंपल सिलेक्शन मेथड्स की। हमारे कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। इसके ऊपर नवंबर 14 में पूछा गया क्वेश्चन, मई 17 में पूछा गया, मई 18 में पूछे गए सैंपल से रिलेटेड मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड नवंबर 17 में काफी बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैंडम सिलेक्शन मेथड। रैंडम सिलेक्शन मेथड में ऑडिटर क्या करता है, रैंडम नंबर टेबल्स या फिर रैंडम नंबर जनरेटर्स की हेल्प से अपने सैंपल्स को चूज करता है। और क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है तो इट इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड। हर सैंपल के चूज होने के, हर आइटम के सिलेक्ट होने के चांसेस काफी इक्वल है, कोई भी नंबर चूज हो सकता है। सो इट इज अ बेटर टेक्निक देन अदर टेक्निक्स। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ensures that all items within a population stand an equal chance of selection by the use of the random number table or the random number generator. Sampling item can be the physical item जैसे कि सेल वाउचर और मॉनेटरी आइटम, और ये मेथड तब एप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाता है अगर मान लो पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन में से हम चूज करने वाले अपने सैंपल को वो सिमिलर हैं सारी की सारी ट्रांजेक्शंस, और इट फॉल्स विद इन अ रीजनेबल रेंज। देन रैंडम सिलेक्शन हमारा काफी एप्रोप्रिएट मेथड होता है। देन बात करें अगर हम सिस्टमैटिक सिलेक्शन की, नाम से ही समझ आता है कि देयर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर, एक डिफाइंड प्रोसीजर है जिसको अप्लाई करके ऑडिटर अपने आइटम्स को चूज करेगा, सैंपल आइटम्स को ऑडिटर चूज करेगा। लाइक सपोज कि 1000 ट्रांजेक्शन से ऑडिटर ने एक सैंपल साइज चूज किया 100 ट्रांजेक्शन का, कि ऑडिटर 1000 में से 100 ट्रांजेक्शन को चेक करेगा, तो ऑडिटर डिवाइड कर देता है अपनी टोटल पॉपुलेशन को सैंपल साइज से कि एक इंटरवल आ जाए कि हर इतनी ट्रांजेक्शन के बाद ऑडिटर सैंपल आइटम को चूज करे। लाइक 1000 में से जब ऑडिटर ने 1000 को 100 से डिवाइड किया तो एक इंटरवल आया 10 का, यानी कि ऑडिटर हर 10th ट्रांजेक्शन को चेक करेगा। लाइक अगर मान लो पहली 10 ट्रांजेक्शन के अंदर ऑडिटर ने 5 नंबर चूज कर लिया तो हर 10th ट्रांजेक्शन लाइक 5, 15, 25, 35, 45, 55 अगर सम चूज करता है तो 7, 17, 27, 37, 47, 57 लाइकवाइज दिस ऑडिटर अपने सैंपल अपनी आइटम्स को चूज करेगा। अलोंग विद दिस हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आपने पहले इंटरवल के अंदर जो पहले 10 ट्रांजेक्शंस के अंदर आप एक नंबर जो चूज किया अगर उसको भी अगर किसी रैंडम नंबर टेबल या रैंडम नंबर जनरेटर के थ्रू आप डिटरमिन करेंगे तो इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। वहां पे ऑडिटर की जजमेंट या फिर बायसनेस बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। The number of sampling item in the population is divided by the sample size. Population is divided by the sample size to give a sampling interval. Like 10 आया था हमारे केस में, and having determined the starting point, जैसे हमने 5 को चूज किया, तो हर 10th ट्रांजेक्शन के बाद हम अपने सैंपल आइटम को सिलेक्ट करते हैं। लाइक 5 के बाद हर 10th ट्रांजेक्शन 15, 25, 35, 45, 55, likewise this. Along with this, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो पहली 10 ट्रांजेक्शन लाइक हमने जो 5 चूज किया है वो 5 खुद से ना चूज करे, अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को यूज किया होता लाइक रैंडम नंबर जनरेटर या फिर रैंडम नंबर टेबल, देन इट विल बी मोर एप्रोप्रिएट मेथड। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग, यानी कि वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। हम जिसमें ट्रांजेक्शंस को अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। जो लाइक हमने अगर एग्जांपल की अगर बात करें जो 1 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन थी 30 ट्रांजेक्शन हमने सारी चेक की बिकॉज ऑफ देयर हाई वैल्यू। जब ऑडिटर वैल्यू के अकॉर्डिंग चेक करेगा सिलेक्ट करेगा सैंपल को, उसको हम कहते हैं मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग मेथड। इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सिलेक्शन in which the sample size selection and evaluating the results in a conclusion of the monetary amount. Then next method की बात करते हैं हम hazard selection, यानी कि वो मेथड जिसमें there is no structure technique. Along with this हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर जब अपने सैंपल्स को चूज करेगा उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि एवरी आइटम हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इस तरीके से अपने सैंपल आइटम्स को चूज करेगा कि हर आइटम का इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन है। दूसरा जो उसका सिलेक्शन है उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नजर नहीं आनी चाहिए, ना देयर इज अ कॉन्शियस बायसनेस। प्रिडिक्टेबिलिटी लाइक ऑडिटर अगर मान लो किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, नेक्स्ट भी ऑडिट उसी ऑडिटर के पास है, तो ऐसी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि हर महीने की पहली ट्रांजैक्शन या फिर आखिरी ट्रांजैक्शन ऑडिटर चेक नहीं करता, ऐसे कोई प्रेडिक्टेबिलिटी ना हो सैंपल्स की। सो सैंपल्स आर सिलेक्टेड विदाउट फॉलोइंग स्ट्रक्चर टेक्निक। Although no structure technique is used, the auditor would nonetheless, that is in spite of that, avoid any conscious bias or predictability
कॉन्शियस बायस और प्रेडिक्टेबिलिटी को अवॉइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अवॉइडिंग डिफिकल्टी टू सिलेक्ट एंड लोकेट द आइटम और ऑलवेज चूजिंग और अवॉइडिंग द फर्स्ट और द लास्ट एंट्रीज ऑन अ पेज and thus attempt to ensure that all items in the population have a chance of selection. Hazard selection is not the appropriate when using statistical sampling. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक सिलेक्शन मेथड की। Let's suppose there are 1000 transactions. ऑर्डर क्या करता है, इन 1000 ट्रांजेक्शन्स को 10 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है। लाइकवाइज पहला ब्लॉक 1 to 100, सेकंड ब्लॉक 101 to 200। लाइकवाइज ऑर्डर अपने जो टोटल उसकी ट्रांजेक्शन है, टोटल पॉपुलेशन को नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा एंड डिटर्मिनेशन ऑर्डर का जजमेंट बेस्ड है 10 में या फिर 20 ब्लॉक्स में ऑर्डर अपने अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देता है ट्रांजेक्शन्स को। नाउ इन ईच ब्लॉक ऑर्डर विल चूज द कंटिन्यूअस आइटम्स, लाइक उसने 10 ब्लॉक्स में डिवाइड करती है अपनी ट्रांजेक्शन्स को। नाउ हर ब्लॉक में से ऑर्डर 10 ट्रांजेक्शन को चूज करेगा और वो जो 10 ट्रांजेक्शन चूज करेगा ऑर्डर वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, लाइक 10 to 20 या फिर 30 to 40। इन 101 to 200 वाले ब्लॉक के अंदर 110 to 120 इस तरीके से सीक्वेंस में होनी चाहिए वो ट्रांजेक्शन। और इसलिए इस मेथड को हम एप्रोप्रिएट भी नहीं मानते क्योंकि वो सीक्वेंस में है तो वो सिमिलर ट्रांजेक्शन होती हैं और वो हमारे पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ कंटीजियस आइटम, यानी कि इन ए सीक्वेंस दैट इज इन कंटिन्यूअस विद इन द पॉपुलेशन। Block selection cannot ordinarily be used in the ordered sampling because most populations are structured such that the item in a sequence can be expected to have the similar characteristics to each other but different characteristics from the item elsewhere in the population. In some circumstances, it may be appropriate audit procedures to examine a block of item. It would rarely be an appropriate sample selection technique when the auditor intends to draw वैलिड इन्फ्रेंस का मतलब होता है हमारा कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल। ठीक है, ब्लॉक सिलेक्शन हो गया। देन हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैंपल साइज। कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे सैंपल साइज को। अगर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करें, इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अगर ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट का एक्सटेंट बढ़ाना है तो अपने सैंपल साइज को बढ़ा देगा। अगर ऑडिटर एज्यूम करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क इग्नोर कर सकता है, इंक्रीज करता है अगर वो अपनी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन को, तो उस केस में वो अपने सैंपल साइज को हटा सकता है। अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा है, रेट ऑफ डेविएशन काफी ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन अगर ऑडिटर का ऐसा है, तो उस केस में भी ऑडिटर अपने सैंपल साइज को इंक्रीज कर देगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। या फिर ऑडिटर, जैसे कि हमने बात की थी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन में, ऑडिटर एक एश्योरेंस लेवल ऑब्टेन करता है कि जो उसका रेट ऑफ डेविएशन है वो एक्सीड ना कर जाए एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन से। अगर ऑडिटर अपने इस एश्योरेंस लेवल को इंक्रीज करना चाहता है, इफ द ऑडिटर वांट्स टू इंक्रीज द डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो उस केस में भी ऑडिटर अपने सैंपल साइज को बढ़ा देगा। सिंपल। देन अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ डिटेल्स की, दैट इज सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स अप्लाइड ऑन द अकाउंटिंग डिटेल्स, तो उस केस में ऑडिटर वही 4 पॉइंट तो सेम ही है कि अगर वो अपने रिस्क असेसमेंट को बढ़ाना चाहता है तो उस केस में अपने सैंपल साइज को बढ़ा देगा। अगर उसको अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस अगर इंक्रीज करना है तो उस केस में अपने सैंपल साइज को बढ़ा देगा। जैसे कि ऑडिटर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट में एक सैंपल साइज चूज कर लेता है, लाइक हमने 70,000 की बात की थी। अगर वो अपने एश्योरेंस लेवल को बढ़ाना चाहता है तो अपने सैंपल साइज को इंक्रीज कर देगा। अगर वो अज्यूम करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क इग्नोर कर सकता है, इफ ही वांट्स टू इंक्रीज इन दी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, तो वो अपने सैंपल साइज को डिक्रीज कर सकता है। या फिर ऑडिटर एक्सपेक्ट करता है कि गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो उस केस में भी ऑडिटर अपने सैंपल साइज को इंक्रीज कर देगा। एंड इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड इन द पॉपुलेशन। दो नए पॉइंट क्या हैं कि अगर मान लो ऑडिटर किसी एक स्पेसिफिक एजर्शन के ऊपर, सेम एजर्शन के ऊपर अदर सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स अप्लाई करता है, लाइक वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ऑब्टेन करता है, वाउचिंग भी करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक एजर्शन के ऊपर, तो उस केस में वो अपने सैंपल साइज को रिड्यूस कर सकता है। एंड इन केस अगर ऑडिटर स्ट्रेटिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, लाइक वो अपने पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर देता है। 1000 ट्रांजेक्शन की जैसे कि अगर हम बात करें, जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है उनको अलग कर दिया,
तो मीडियम वैल्यू की ट्रांजेक्शन से उनको अलग कर दिया और लो वैल्यू ट्रांजेक्शन को अलग कर दिया। अब क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली पॉपुलेशन में डिवाइड होगी, तो अगर हम उसमें से सैंपल्स को चूज करेंगे तो वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी, तो उस केस में वो ऑडिटर अपने सैंपल साइज को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड खत्म होता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो हम बात करेंगे वो करेंगे SA 540 के बारे में। So stay connected guys. Bye. Thank you.